Nagoral Zapate. I welcome you to the TRISC, a channel guided by constitutional values of liberty, equality, fraternity, and justice. We aim to meaningfully tackle the difficult questions facing India. Today, we are very fortunate to be joined by Professor Mridula Mukherjee, noted historian and former director of Nehru Memorial Museum and Library. Niranjan Takleji, eminent author and journalist, and Ashfaq Ajrekarji, activist and businessman from the Kolhapur, for discussion on communal clashes in Kolhapur and Maharashtra. हम आज निष्पक्ष रूप से चर्चा करेंगे कि कोल्हापुर में क्या हुआ, कैसे हुआ, और यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा पहला सवाल अशफाक अजरेकर जी से है। अशफाक जी, आप पहले दिन से ग्राउंड जीरो पर है। आप कोल्हापुर में सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रूप से शामिल है और पत्रकार और अन्य की स्टेक होल्डर से भी व्यापक नेटवर्क से जुड़े। हमारे दर्शकों के लिए क्या आप संक्षेप में और क्रोनोलॉजिकली बता सकते हैं कि कोल्हापुर में क्या हुआ था? मैं सबसे पहले सबको नमस्ते करता हूँ। यहाँ के लोग शाहू महाराज को मानने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले, महाराष्ट्र का सिटी है। तो ये अभी बीच में यहाँ के जो एमएलए थे उनका देहांत हुआ था, जो चंद्रकांत यादव थे। ये देहांत होके एक 1.5 साल हो गया, तो उनकी वाइफ को वापस टिकट दिया गया था। ये एक्चुअल रीजन तब से स्टार्ट है। तब से ये बीजेपी वाले यहाँ पे कोई ना कोई रीजन लेके दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा 1 साल भर ये चल रहा है। छोटी मोटी बातों पे वो हमेशा कुछ ना कुछ तो राइट्स का या तो फिर पोस्टिंग्स इनके बहुत यानी जहरीले रहते हैं। और कम्युनल को वो अगर तो 6 तारीख को यहाँ पे यानी सब जगह पे शिवराज्याभिषेक होता है। कोल्हापुर से बहुत लोग शिवराज्याभिषेक जाते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा उसमें एक रोल रहता है कि पिछले 22 साल से जो 6 जून को रायगढ़ पे शिवराज्याभिषेक हो रहा है, तो उसका जो सब्जी का जिम्मेदारी है, वहाँ का जो फ्रूट्स लगते हैं, जो खाने की जिम्मेदारी है, वो मेरे पिताजी के पास और हमारे मुस्लिम लोगों के पास है और वो हर साल जाते रहते हैं। तो 6 तारीख को किसी बंदे ने यहाँ पे टीपू सुल्तान का एक स्टेटस लगा दिया था। तो उस पे से सुबह से राडा चालू हो गया कि ये औरंगजेब का स्टेटस लगा के यहाँ पे लोग मस्ती करे करके। तो थोड़ी देर में पुलिस ने वो 6 बंदों जिन्होंने स्टेटस लगाया था एक में का कॉपी करके उनको पकड़ लिया था। लेकिन सुबह से जो मैसेज चालू हो गए कि औरंगजेब के नारे लगा रहे हैं या औरंगजेब का उदो उदो कर रहे हैं, तो ये मैसेजेस सब जगह घूमने लगे और उससे राइट्स का एक सिचुएशन बन गया। तो कोल्हापुर का जो शिवाजी चौक है, हमारे यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी चौक है, वहाँ पे एक्टिविटीज जुड़ने का चालू हो गए। पुलिस प्रशासन तभी ये इंटेलिजेंस को पता था कि ये पूरा हो रहा है। वहाँ पे 200-300 लड़के लोग जम रहे थे। उन्होंने फिर 3 बजे तक पुलिस स्टेशन में ट्राई कर रहे थे कि ये पकड़ गए क्या नहीं, यानी क्या सिचुएशन है। मुझे लगता है कि तभी पुलिस लोगों ने उनको बताना चाहिए था कि बाबा ये 6 लोगों ने किया है, ये अमुक आदमी है, ये लड़का नाबालिग है या बालिग है, इसको पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है, केस बनाए। लेकिन पुलिस ने इनको कुछ भी नहीं बताया। ये मॉब साइकोलॉजी, फिर उसमें गुस्सा आने लगा और इन्होंने पत्थरबाजी शुरुआत कर दी। तो शिवाजी पुतले के जो छत्रपति शिवाजी पुतला है, उसके बाजू के एरियाज में जो मुस्लिम मोहल्ले है, जहाँ पे मस्जिद है, मदरसा है, वहां पे पथराव चालू किया। और इससे सबसे बड़ा था जो छत्रपति शाहू महाराज ने 120 साल पुराना बोर्डिंग बनाया था, हर समाज के लिए बोर्डिंग बनाया है। यहाँ पे एक दी मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी मुस्लिम बोर्डिंग करके है, जहाँ पे खुद शाहू महाराज अभी के पेट्रेंट अध्यक्ष है। वो वहां पे एक एमपीसी का लाइब्रेरी था, उस पर पथराव कर दिया। वो पथराव होने के बाद पूरा सिटी में थोड़ा ऐसा कर्फ्यू टाइप लग रहा था। फिर थोड़े हिंदुत्ववादी जो संगठन है, उन्होंने उस दिन अगले दिन बैन करके बोला, यानी कोल्हापुर बंद रहेगा करके बोला। तो ये पुलिस प्रशासन को मालूम था कि अगर बंद 144 चालू कर दिया, फिर भी वो उनको रोक नहीं पाए मोर्चा निकालने के लिए। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे 7 तारीख को सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के यहाँ पे एक 5-6 हजार का मॉब जमा हुआ और एक 10-11 बजे के बाद में से बहुत से बाहर से लोग आए, यानी जो पथराव करने वाले थे। हम तो सिटी बहुत नजदीक है, यहाँ के हर कोने के आदमी पहचानते हैं, लेकिन ये जान अनजान वाले पब्लिक जो फिर पथराव चालू किया और ये राइट्स हो गए। इसमें बहुत लोगों का, गरीब लोगों का नुकसान हो गया। इन सब पर बहुत ही विस्तार से रोशनी डाली। निरंजन जी, अब मेरा आपसे सवाल है,
आप अपने चैनल इजी न्यूज के इंडिया के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करते आए रहे महाराष्ट्र में। क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि क्या कोल्हापुर में हाल की सांप्रदायिक हिंसा एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल है या क्या वे एक लार्जर ट्रेंड का हिस्सा है? नहीं, ये तो बहुत बड़े लार्जर डिजाइन का ही हिस्सा है। और ये पिछले कुछ महीनों से ये चलते आ रहा है, सिर्फ कोल्हापुर तक सीमित नहीं है। ये महाराष्ट्र के कई इलाकों में आप अगर गौर करेंगे तो महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से सुदर्शन चैनल के जो सुरेश चौहान के हैं, वो जगह जगह जाकर बहुत ही मतलब हिंदू मुस्लिम के बारे में नफरत फैले, इस किस्म की बातें हर जगह करते आ रहे हैं। औरंगाबाद में उन्होंने एक रैली का आयोजन किया था, जहां पर तेलंगाना से भी एक मेंबर ऑफ असेंबली वहां पर आए थे, और दोनों ने वहां पे इतना नफरत से भरा हुआ भाषण वहां पे किया कि तुरंत सुरेश चौहान के का भाषण होने के बाद औरंगाबाद में कई जगह पर पथराव हुए, उन कई दुकानों को तोड़ा गया, 12-15 जगह पर एफआईआर भी दर्ज हुई। उसके बाद उनको नासिक में रैली करनी थी, ये जो कोल्हापुर में है। अभी ये वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है ये इसेंशियली एक सेक्युलर जोन है। मैं खुद कोल्हापुर में पिछले 30-35 सालों से जाते आ रहा हूँ। अभी इनफैक्ट 30 मई को मैं कोल्हापुर में था, शिवराज्याभिषेक के बारे में के सप्ताह में एक वहां पर लेक्चर सीरीज का सप्ताह चलता है, तो मुझे वहां पर बुलाया गया था शिवराज और सावरकर के बारे में बोलने के लिए। तो वो पूरा वहां पर हुआ। उसके बाद अभी मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहा हूँ, और मैं अभी भी मैंने कोल्हापुर के मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स है, सोर्सेस है, उनसे इंफॉर्मेशन ली। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोल्हापुर में एक शख्स, एक लड़का, बहुत ही यंग लड़का, 20-21 साल का लड़का, ये शाहू महाराज की समाधि है वहां पर, उस समाधि के मतलब के प्रीमाइसेस में गया, और वहां पर उसने औरंगजेब की फोटो पोस्टर वहां पर लगाया, और तुरंत उसने उसके साथियों को फोन करके बताया, जो मेरी जानकारी है वो मैं कह रहा हूँ। तो उसने बुलाया। उसके बाद राजेश क्षीरसागर, जो अभी शायद एकनाथ शिंदे के साथ है, शिवसेना के भूतपूर्व एमएलए भी रह चुके हैं, तो उनके यहाँ से 30-40 कार्यकर्ता वहां पे आए, और तुरंत वहां पर एक मतलब दंगे जैसा माहौल बनाने की कोशिश वहां पर शुरू हुई। उसके बाद बजरंग दल के वहां पर बंडा साळुंखे है, उसने जय श्री राम का नारा देकर कोल्हापुर बंद पुकारा। मतलब जय शिवराय या जय शिवाजी महाराज के बारे में नहीं, लेकिन जय श्री राम का नारा देकर कोल्हापुर बंद का नारा दिया। ये वही बंडा साळुंखे है जिनको मैंने कोट किया था जब मैं द वीक मैगजीन में काम करता था, कि बंडा साळुंखे ने मुझे कहा था कि पानसरे को मारा जाएगा, कॉमरेड पानसरे को। वही बंडा साळुंखे ने इस बार जय श्री राम का नारा देकर कोल्हापुर बंद का ऐलान वहां पर किया। और पिछले 10-15 दिन से, मतलब दंगे के 10-15 दिन पहले से, सुहास कुशालकर नाम का कोई शख्स है जो फेसबुक पर बहुत जहरीली पोस्ट करते आ रहा था। और मेरी यहाँ पर भी बातें लोगों से होती थी कि औरंगजेब हो या टीपू सुल्तान हो, इनको अभी तक भारत सरकार ने देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ है, ऐसा तो कुछ ऐलान नहीं किया है ऑफिशियली, उनको इस किस्म से कोई बोला नहीं गया है। तो और इसके पहले कोल्हापुर में बहादुर शाह जफर का तस्वीर पेंटिंग एक रेस्टोरेंट में थी, तो बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर समझकर उस रेस्टोरेंट को तोड़ा फोड़ा गया। तो ये बहुत महीनों से ये कोशिश हो रही है। इस बार उन्होंने ये किया, और जैसे अभी भाई ने भी कहा कि वहां पर बाहर से बहुत ज्यादा लड़के लाए गए, कोल्हापुर के बाहर से। मिसाल के तौर पर भवानी मंडप जो है, वहां से बिंदु चौक की तरफ जहां जाते हैं, वहां एक पत्थर की बॉर्डर पुरानी आती है, जिसको वेस मराठ में कहते हैं। तो उसके पहले वो जितना मुस्लिम इलाका है वहां पर वो तोड़फोड़ करते आए, और वहां एक सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक की ठेला लगाने वाला, जिसके ठेले पर एक मावला नाम का वहां पर ग्रुप है, उसका एक स्टिकर लगा हुआ था। तो वहां पर वो रुक गए और बोले अरे इसको नहीं तोड़ना, ये किसी हिंदू का लग रहा है, और वो वहीं कहीं छुपा हुआ था। तो उसको वो बाहर आया कि नहीं नहीं ये मेरा है, इसको मत तोड़ो। तो ये दंगाइयों ने उसे पूछा कि यहाँ से बिंदु चौक किस तरह, मतलब कौन से रास्ते से जाते हैं।
अब बिंदु चौक ये जो कोल्हापुर का है, ये इट इज एज गुड एज अ हार्ट ऑफ कोल्हापुर। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, जिसके पास ही इनफैक्ट कॉमरेड पानसरे का ऑफिस था। तो कोल्हापुर के लोगों को तो बिंदु चौक मालूम ही है, मुझे भी मालूम है कहाँ किस रास्ते से कोल्हापुर में बिंदु चौक तक जाना है। तो वो लड़के वहां पर पूछ रहे थे कि बिंदु चौक किस रास्ते से जाना है। इसका मतलब ये कहता है कि बाहर से लड़के लाए गए थे वहां पर दंगे करने के लिए। इसके पहले भी, मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कोल्हापुर में पहला दंगा हुआ था 1 एंड 2 जून 2014 को, उस वक्त ये जो वहां पर कोल्हापुरी चप्पल की जो बाजार है, उस बाजार में 300-400 दुकानें हैं चप्पल की, लेकिन सिर्फ एक दुकान को लूटा गया था पूरी तरह से, जिसका नाम हॉलीवुड शूज है, क्योंकि वो एक मुस्लिम की दुकान थी। वहां पर सिर्फ उन रिक्शाओं को, ऑटो रिक्शास को तोड़ा गया, जलाया गया जो मुस्लिम ओनर्स की थी। तो ये सारी चीजें पहले से आइडेंटिफाई करके रखी थी कि कौन सी दुकान मुस्लिम की है, कौन सी ऑटो रिक्शा मुस्लिम की है। तो ये अभी चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र में भी, और उसके पहले सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और नफरत फैलाकर वोटर्स को पोलराइज करना, यही एक एजेंडा अभी लग रहा है। इतना ही नहीं, कल हम इस महीने में पंढरपुर की वारी होती है, पिछले 400 सालों से होती आ रही है, 400-450। तो पहली बार ऐसा हुआ, ये ना मुगलों के समय में हुआ ना अंग्रेजों के समय में हुआ, पहली बार इन वारकरियों पर लाठीचार्ज किया गया आळंदी शहर में। और वहां आळंदी में ही पारधी समाज, जो एक डिनोटिफाइड ट्राइब है, पारधी समाज के लोग जो इस वारी में शामिल होते हैं, उनको रोका गया। बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, महिलाएं थी, इन सभी को एक बहुत ही मतलब नैरो स्पेस में इन सबको बंद किया गया सुनील गोडसे नाम के पुलिस ऑफिसर ने। अब ये वैसे तो एग्रेसिव समाज है, इनसे अगर रिएक्शन आया तो फिर दंगा हो सकता है। और अभी ये वारी 10-15 लाख लोगों की चलेगी पंढरपुर तक, और इसके दौरान अगर इस किस्म से कोई धार्मिक नफरत फैलाकर दंगा करने की कोशिशें हुई तो मुझे पता नहीं, पूरे महाराष्ट्र का माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन ये कोशिश हो रही है। निरंजन जी, आपकी बात बहुत ही चिंता का विषय है, विशेष रूप से जो महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र जो प्रगतिशील विचारों का केंद्र रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं प्रोफेसर मृदुला मैम से यह पूछना चाहता हूँ कि कैसे सांप्रदायिक हिंसा का राजनीतिक रूप से उपयोग किया जाता है हिस्टोरिकली यानी आज के परिप्रेक्ष्य में। थैंक यू नागराव। हाँ, मैं जब ये बातें सुन रही थी हमारे दोनों दोस्तों से कि महाराष्ट्र में पहले कोल्हापुर में और दूसरी जगह में भी नासिक में और सब क्या हो रहा है डिटेल में जो लोगों ने बताया, तो मेरे दिमाग में यही सब चीजें घूम रही थी कि इतिहास में जो हमको उदाहरण मिलते हैं उनसे कितना मिलता जुलता है ये सब चीज जो हो रहा है। ये डिलिबरेट, ये प्लान करके एक तरह से हिंसा को भड़काना, और इसका हमें समझने की जरूरत है कि इसका कारण क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि ये तो मानी हुई बात है कि हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा कोई भी करे वो गलत है, कानून के खिलाफ है, वो एक अपनी एक जगह पे है। पर यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि ये लोग ये हिंसा भड़काने की क्यों कोशिश करते हैं। कई बार हम ये समझते हैं कि ये इसलिए हिंसा भड़काते हैं क्योंकि ये जिस कम्युनिटी को वो पसंद नहीं करते हैं, इस केस में मुस्लिम्स, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको जान को, उनके माल को नुकसान पहुंचाने के लिए ये हिंसा की जाती है। पर मैं थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव यहाँ पे लाना चाहूंगी। देखिए, ये हम जानते ही हैं कि कम्युनल राइट्स में जो भी जान जाती है वो बहुत गलत है, पर हम ये भी समझते हैं कि कम्युनल राइट्स का ऑब्जेक्टिव मारना नहीं होता। कितने लोग आप मार सकते हैं एक राइट में? आप इलिमिनेट तो नहीं कर सकते पूरे कम्युनिटी को। तो आप 100, 200, 300 लोग मर भी जाएंगे, बाकी कम्युनिटी तो है वहां पे।
तो इसलिए समझना जरूरी है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है कम्युनल प्रोपेगेंडा, कम्युनल आइडियाज को फैलाना। और कम्युनल वायलेंस एक ऐसा तरीका है, जब हिंसा भड़कती है तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो उत्तेजित हो जाती है, सारा ध्यान लोगों का एक आकर्षित हो जाता है उस इंसिडेंट पे कि अरे भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक होता है नॉर्मल प्रोपेगेंडा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, आपके अखबारों में चल रहा है, पैम्फलेट के थ्रू चल रहा है, स्पीचेस के थ्रू चल रहा है। पर इंसिडेंट क्रिएट करके आप सबका ध्यान उधर केंद्रित करते हैं और सब लोगों के दिमाग में यही जो सांप्रदायिक सोच है वो सामने आ जाती है। उनके अंदर जो छुपी हुई फीलिंग्स भी होती हैं, कोई डोरमेंट फीलिंग होती है या थोड़ी बहुत उनकी जो टेंडेंसी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो इमोशंस अराउज हो जाते हैं। अरे मेरी कम्युनिटी को उसने इस तरह से कहा, अरे औरंगजेब का फोटो लगाया, इसका मतलब ये है कि वो जो एक ऑप्रेसर थे हिंदूज के, जैसे आजकल औरंगजेब को दिखाया जाता है उसको। तो ये पूरा ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका होता है, हम इसको कहते हैं ये एक तरीका है कम्युनल प्रोपेगेंडा को फास्ट फॉरवर्ड करना और उसको खूब स्पीड से करना। जो काम आप नॉर्मली 6 महीने साल में करेंगे या 2 साल में करेंगे, वायलेंस क्रिएट करने से आप कुछ ही घंटों और दिनों में कर सकते हैं। इसलिए ये जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये देखते हुए कि प्रोफेसर मृदुला मैम ने जो अभी कहा है और आप जो पहले कहे थे, क्या आप बता सकते हैं कि जो रूलिंग डिस्पेंशन है कि अपने ही राज्य में कानून और व्यवस्था को क्यों बिगड़ना चाहिए, क्या वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है? जी, मैं आपको 2 स्टेटमेंट बताता हूँ उस इंसान की जो जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर के लिए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं। उनका एक स्टेटमेंट ऐसा था कोल्हापुर के वाकये के इमीडिएटली बाद कि महाराष्ट्र के जिलों में, अलग अलग जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हो रही है। अब औरंगजेब की औलादें पैदा हो रही है, इसका क्या मतलब है? जैसे अभी मैम ने कहा कि आखिरी मुगल जो थे बहादुर शाह जफर, उनके तो पूरे खानदान को कत्ल किया गया था। अब कौन सी औरंगजेब की औलाद पैदा हो रही है? लेकिन औरंगजेब की औलाद बोलकर एक समुदाय को आइडेंटिफाई कराना और उस आइडेंटिफिकेशन के पीछे वो दुश्मन है, इस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना, ये महाराष्ट्र की गृह मंत्री कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसको लार्जर डिजाइन बोलता हूं, वो बौखलाए हुए हैं ये कहता हूं। इसकी वजह ये है कि उनका दूसरा स्टेटमेंट 48-40 घंटे पहले का ये है कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कर्नाटक पैटर्न नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का ही पैटर्न चलेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो क्या कहना है चाहते हैं वो? इसका मतलब क्या है? कर्नाटक का पैटर्न नहीं चलेगा और छत्रपति शिवाजी महाराज का पैटर्न चलेगा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो नेवल कमांडर थे वो तो मुस्लिम थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड्स थे, पर्सनल बॉडीगार्ड्स, वो मुस्लिम थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कई सारे मुस्लिम मतलब जनरल्स थे। तो उस शिवाजी महाराज की पहचान लोगों को बतानी ही नहीं। शिवाजी महाराज एक तरह से ऐसे प्रस्तुत करने जैसे वो मुसलमानों के खिलाफ थे। और ये पैटर्न क्या महाराष्ट्र को इस हिंदुत्व के नफरत की नई लेबोरेटरी बनाने की कोशिश हो रही है? शायद हो रही है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और परफॉर्मेंस के नाम पर ना केंद्र सरकार के पास कुछ है ना राज्य सरकार के पास कुछ है। ये सिर्फ एक लैबोरेटरी बनाएंगे, नफरत की लैबोरेटरी बनाएंगे। और इस महाराष्ट्र का, जिसका हम बहुत फख्र के साथ, गर्व के साथ कहते थे कि इसको छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले और अंबेडकर, इनकी विरासत है, ये प्रोग्रेसिव स्टेट को एक रिग्रेसिव बनाना चाहते हैं। और यही स्टेटमेंट्स इसलिए मैंने बताया उस इंसान के जो जिम्मेदार है इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर के लिए। थैंक यू निरंजन जी। अशफाक जी, आपसे मेरा सवाल है, आप कोल्हापुर के मुस्लिम समुदाय से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं
मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो कोल्हापुर का मुस्लिम समुदाय है वो अभी कैसे महसूस कर रहा है, बोथ इन फेस ऑफ communal violence and the lack of response from progressive parties. Are they feeling angry or are they abandoned? पहले तो बोलता हूँ कि मैं सब समाज से हम ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं, हम तो बहुजनों से रहते हैं। मैं जो एरिया में रहता हूँ बेबी चौक में, जैसे अभी निरंजन सर ने कहा, तो वहाँ पे 12 बलूचीदार रहते हैं। तो शिवाजी महाराज के हमारे एरिया में हर एक गली में, हर एक, यहाँ पे अम्बेडकर गली है, डोहर गली है, भुई गली है, बागवान गली है, वो एरिया में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। दूसरी बात, अभी तो फिलहाल ये दो बार हो गया, अभी सेकेंडली, जैसे साहब ने बताया कि 2014 में जब पानसरे जी थे तभी 14.5 लाख रुपए हर लोगों से इकट्ठा करके, जिन जिन की दुकानें फोड़ी गई थी, जिन जिन के रिक्शा वाले फोड़े गए थे, जो हॉलीवुड शूज वाले का नाम बताए, जिसका छोटा ढेला फोड़ा गया था, वही मुस्लिम बोर्डिंग से हर एक आदमी को पैसा दिया हो गया था, और इसके अध्यक्ष तभी पानसरे सर थे। अभी इसमें और एक कंसेप्ट चल रहा है कि ये बहुत ही जहरीला है, कि ये कोल्हापुर जो है ये पुरोगामी है। जैसे साहब ने बताया कि यहाँ पे कॉमरेड का चलता है, शाहू महाराज की शिकवन है, और हम जो मुस्लिम रहेंगे तो भी अगर 2 मुसलमान मिलेंगे तो भी वो मराठी में ही बात करेंगे। अभी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं तो वो मराठी में बात करेंगे, हम हिंदी में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम, आप अगर देख सकते कि हमारी हिंदी वैसे सुपर नहीं रहती, जैसे आप दिल्ली में, बॉम्बे में बोलेंगे वो वाली हिंदी नहीं आती, हमारी मराठी मिक्स हिंदी आएगी। तो ये सब ये प्लान ही हो रहा है। जैसे आपने बताया, यही बात यहाँ के जो हमारे एक्स मिनिस्टर है, जो सतेश पाटिल है, यहाँ के जो एमएलए है, जो काँग्रेस को, उन्होंने 15 दिन पहले प्रेस नोट में बताया था की कोल्हापूरमध्ये येत्या 1 महिना 2 महिन्यामध्ये दंगली घडणार आहे। अब ये बीजेपी वाले बोलते कि इसको कैसे पता, वो तो गृह मंत्री रह चुके हैं, कुछ तो इंटेलिजेंस नाम का एक चीज है जो सबको पता है कि ये घटने वाला है। लेकिन मेरी अभी यहाँ के आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका, मुस्लिम कम्युनिटी ये देखो हमेशा से शांति प्रिय है, हमें हिंसा नहीं करनी, हमेशा वो शांति प्रिय है। जिस दिन पथराव हो गया तभी भी कोई मोर्चा नहीं निकला, कोई शांति मोर्चा नहीं निकला, कोई एक्शन को रिएक्शन नहीं निकला। हाँ, लोगों ने क्या किया, एक मेरे को इत्तला दे दी कि चलो भाई तेरा दुकान फूट गया तो ठीक है, रुक जा, थोड़ी सब्र कर ले, इससे अलावा और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी जिस दिन 6 तारीख को 11-12 बजे ये पोस्ट चालू हो गया और राइट्स हो गया 3 बजे, तो अगर आईटी सेल आपका इतना स्ट्रांग है तो आपको यह डिपार्टमेंट को पता चलना चाहिए ना बाबा 2-4 घंटे में क्या होने वाला है। तो समझो छत्रपति शिवाजी चौक में अगर जम रहे हैं तो उसके आजू बाजू में 5 पुलिस स्टेशन है, कम से कम 50-50 पुलिस अगर वहां से इकट्ठा कर लिए और वो चौक में आ गए, 300 पुलिस के सामने 300 मॉब, ज्यादा कोई मस्ती नहीं कर सकता ना। और यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, जो यानी जिम्मेदार लोग हैं, उनको बुला के उनको ठंडा करना चाहिए था कि नहीं बाबा, जिसने गलती किया है उसका, जिसने वो स्टेटस लगाया है, वो जो कुछ भी रहो, वो औरंगजेब का रह दो या तो टीपू सुल्तान को, उसको गलत को गलत ही बोलने वाले यहाँ के लोग हैं, उसको किसी ने भी यानी पॉजिटिव नहीं दिया कि बाबा ये ठीक है कर, हर एक आदमी ने उसको उसका निषेध किया। फिर भी जो डिपार्टमेंट का काम था, टू गेट योर कमेंट्स ऑन ऐसी सांप्रदायिक हिंसा को निपटने के लिए प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए। मेरा मतलब है कि कुछ पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव पार्टीज के नेताओं ने कुछ बयान दिया है, क्या इतना ही काफी है या आपको लगता है कि और कुछ भी किया जा सकता है? देखिए, एक तो जब इस तरह का स्टेज आ जाता है, जबकि स्ट्रीट लेवल पे आप मॉब्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वायलेंस हो जाती है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि सब लोग मिलके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे दबाव डालें एक्शन के लिए। क्योंकि एक बार जब वायलेंस आ जाती है उसको स्ट्रीट लेवल पे उसको रोकना बहुत जरूरी है, और जब तक वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आता, लॉ एंड ऑर्डर, आप कोई प्रोपेगेंडा भी नहीं कर सकते उसके खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ एक्सेट्रा। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको दबाव डाला जाए एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिमांड किया जाए, और उसके लिए आप बेशक प्रोटेस्ट कीजिए, आपके वर्कर्स जो है वो प्रोटेस्ट करें और बोलें, दबाव डालें कि ये एक्शन आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, ये वायलेंस हम नहीं टॉलरेट करेंगे किसी भी तरीके से। उसके साथ साथ फिर जो दूसरे तरीके हैं हमारे
बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं, पीस कमिटीज के तरीके हैं, प्रोसेशन के तरीके हैं, डोर टू डोर प्रोपेगेंडा के तरीके हैं। तो जो भी आपके पास काडर है, आपके वर्कर्स है, आपके वो है, उनको उस तरह का मैसेजेस देना है, पीस का मैसेज देना, ये बताना है कि हमारे शहर का, हमारे प्रांत का जो ट्रेडिशन है वो क्या है। जैसे इन्होंने बताया कि शिवाजी का ट्रेडिशन क्या है, वो बताइए, आप लोगों को समझाइए कि ये हमारी ट्रेडिशन के खिलाफ हो रहा है। ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशन नहीं है, इंडिया का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है, कोल्हापुर का नहीं है। तो हमको वो वाला जो पॉजिटिव ट्रेडिशन है उसको एसर्ट करना है। पर सबसे पहले आपको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाने के लिए प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये चलता रहता है, भावनाएं भड़कती रहती है, लोगों के दिमाग जो है वो शांति की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वहां पे एक इमीडिएट क्राइसिस की बात रहती है, सबको अपना डर लगने लग जाता है कि कल मेरे साथ कुछ ना हो जाए। तो वैसी सिचुएशन में आदमी का दिमाग काम नहीं करता सोचने के लिए अच्छी चीजें। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल में लाना है सिचुएशन। And conspiracy to polarize Maharashtra. So if you could directly speak to the Hindu and Muslim community, what would you say to them today? Niranjan ji. मैं तो यही कहूंगा कि जैसे मैम ने कहा कि ये हमारी विरासत नहीं है, ना कभी रही है। इनफैक्ट सिर्फ मैं नहीं, लेकिन आज़ादी का, इस देश को जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी के आंदोलन में वाकई में हर एक का खून बहा है, हर एक का। हर एक कम्युनिटी ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, हर एक ने शहादत इस आज़ादी के लिए दी है। और आज़ादी पाते वक्त उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था कि इसी आधार पर डिविजन्स समाज में बनाए जाएंगे। तो अगर हम कुछ मतलब इफ एट ऑल वी फील दैट वी आर इन डेप्थ ऑफ दोज मार्टियर्स, दोज फ्रीडम फाइटर्स, देन वी हैव टू अपहोल्ड ऑल द वैल्यूज दैट दे फॉट फॉर। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी वैल्यूज है, उन वैल्यूज को बनाए रखने के लिए हमें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं ये इस बात को हमेशा कहता हूं कि डेमोक्रेसी या लिबर्टी या फ्रीडम या सेकुलरिज्म ये हमें किसी ने ताम्रपट पर लिखकर नहीं दिया है। इसको बरकरार रखने के लिए हर जनरेशन को कीमत चुकानी पड़ेगी। आज हमारी जनरेशन की समय आया है, इसको बरकरार रखने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इन वैल्यूज को अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है, तभी हमारे बच्चे महफूज रह सकेंगे। थैंक यू निरंजन जी। अशफाक जी, आप कुछ कहेंगे? मुझे बस यही कहना है कि ये तो पूरा 2024 का ट्रायल चल रहे हैं। तो मेरी सभी से यही विनती है कि अपने को अपना जो हर रोज का जो रोटी व्यवहार है वही इकट्ठा होने से ही बरकरार रहेगा। शांति और अमन, यही अपना देश में पूरा चलना चाहिए। थैंक यू अशफाक जी। प्लीज मृदुला मैम। मैं तो अभी बोला। हाँ, तो मैं तो यही कहूंगी कि जो आपने बोला कि मैसेज क्या है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है मैसेज हमें हमारे जो यूथ है उनकी तरफ हमें डायरेक्ट करना चाहिए। देखो, यूथ जो है आइडियलिस्टिक होते हैं, उनके दिमाग खुले होते हैं। ये हमारी कमजोरी है कि हम अगर यंग लोगों को की तरफ के पास नहीं पहुंच पा रहे अपने आइडियाज को लेके, उनको ब्लेम करना कि उनके तो आजकल दिमाग सब इसमें लगे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं, वो नहीं है। यूथ में आइडियलिज्म हमेशा होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को, जहां तक बात है, यंग लोगों को अपने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने की एक्स्ट्रा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सांप्रदायिक तत्वों का कैनन फॉडर भी वही लोग बनते हैं। देखिए, कोई बुढ़े लोग जाके सड़क पे नहीं लड़ते हैं। ये मॉब्स क्या होते हैं? मॉब जनरली यंग लोगों के ही होते हैं। तो यूथ को टारगेट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू मृदुला मैम। थैंक यू निरंजन सर। थैंक यू अशफाक जी।